हाँ देखिए सभी सामने, आज हमारे चैप्टर 9 का पॉइंट है 9.4। कौन सा पॉइंट है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अब तक हमने केवल परावर्तन पढ़ा है, परावर्तन के नियम पढ़े हैं, दर्पणों के प्रकार पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े? आज ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो यहाँ पर कुछ बात आपको ध्यान देनी है। देखो, जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन आपको याद रखनी है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या जरूरी है। देखो, कोई कहता है गोलीय दर्पण से सर आपको प्रतिबिंब बनाना है, मेरे को बनाना है, तो उसके कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमको कितनी किरणें चाहिए? कितनी किरणें चाहिए? और जो दो किरणें हैं, इन किरणों का आपस में क्या करना जरूरी है? इन किरणों का आपस में प्रतिच्छेद करना जरूरी है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि किरणें होगी दो और इन किरणों का आपस में क्या करना जरूरी है? आप कहते हो सर हम समझे नहीं, समझो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यह अवतल दर्पण है, ठीक है, हमें पता है, मैं कल बताया था मैंने, इसको ध्रुव पी बोलते नहीं बोलते हैं? इसको द्वारा कैमन बोलते नहीं बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पर बिंब हमेशा होता है, हम कह सकते हैं बिंब का नाम है एबी। ये कोई लड़का है, इसके पैरों को बोलते हैं ए, सिर को बोलते हैं बी, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? अच्छा, ये हम हैं, यहाँ कोई लड़का है, ये बॉय है, इसका नाम है एबी। अब आपको मैं कह रहा हूं आपको प्रतिबिंब बनाना है, तो एक किरण तो आप इधर लेके आए, मानो इधर लेके, तो किरण इधर से गई, लेकिन अभी केवल एक ही किरण हुई है और मैंने कहा था कितने किरणें होनी जरूरी है? तो अभी तक एक किरण गई है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ एक किरण में और मान लूं। आप कहोगे मैंने कहा प्रतिशत कहां पर की? आपने कहा सर यहां पर की, तो मैं कहूंगा नहीं, आपको कहां पर मानना है? यहां जाके टकरा के वापस आ जाए, यानी परावर्तन होने के बाद जहां पर टकराती है ना, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं? तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हुआ? ये गई, ये टकरा के आ गई, ये गई, अभी यहाँ नहीं बनेंगे, गई टकरा के आ गई। अब यहाँ पर ये इनका क्रॉस हुआ है, नहीं सुनिए मेरी बात को, यहाँ क्रॉस नहीं हुआ है, यहाँ क्रॉस, इसका मतलब तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पर। तो आप यहीं पर एक लाइन खींच दोगे उल्टी, नीचे बनाना, तो पैर, तो ये पैर है इसका, इसको एडेस दे दो, फिर नीचे आ गया, इसको बी डेस दे दो, समझे मेरी बात को? तो हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए कम से कम दो किरणों का आपस में क्या करना जरूरी है? प्रतिच्छेद करना जरूरी है, चाहे वो दर्पण कोई सा भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण। अब आपसे मैं कहता हूं कि मैंने दोनों तो साथ साथ दे लिया कि यह उत्तल है, यह उत्तल है, इन दोनों की एक साथ बात करता हूं मैं। अब हम बात करते हैं कि सर यह बात तो क्लियर हो गई कि भाई प्रतिच्छेद करेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कौन सा प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस बात को आपको अगर जानना है तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार की किरणों को जानना होगा, यानी कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस बात का आपको पता लगाना। जैसे मैं कहता हूँ वस्तु रखी हुई है फोकस पर, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपको भी पता नहीं है ना? अरे पता है क्या? मैं कहता हूँ वस्तु रखी हुई है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पता है क्या? इस बात का पता करने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। इस बात का पता करने के लिए हम कितनी किरणों पर विचार करते हैं? सबसे पहले 4 प्रकार की किरणों पर। जैसे किरण नंबर 1 है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात किधर जाती है? समझे मेरी बात को? नंबर 2, मैं कह सकता हूँ फोकसित किरण। फोकसित किरण कौन सी होती है मेरी बात? फोकसित किरण का मतलब है जो किरण फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस बताया मैंने आपको, उससे गुजरती है, वो टकराने के बाद किधर जाती है। तीसरी किरण है अभिलंबवत किरण। कौन सी किरण है? अभिलंबवत किरण। आपको पता है मैंने कल आपको वक्रता केंद्र सी बताया था, जो किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है वो परावर्तन के पश्चात किधर जाती है? समझ मेरी बात को? अभी चारों समझाऊंगा आपको कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण परावर्तन के पश्चात किधर जाती है, मैंने आपको भी बताया नहीं है ना। फोकस से जाने वाली किधर जाती है परावर्तन के पश्चात? अभिलंब से यानी वक्रता सी से गुजरने वाली फिर कहाँ जाती है? और मैं कहता हूँ तिर्यक किरण। तिर्यक किरण का मतलब है ध्रुव पी, आपने पढ़ा है, ध्रुव पी पर जो किरण टकराती है वो परावर्तन के पश्चात किधर जाती है? तो किरणें कितनी हो गई? 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों का प्रतिच्छेद करना जरूरी है? 2 किरणों का।
अतः गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के स्थान का पता लगाने के लिए हम कितनी किरणों पर विचार करते हैं? 4 किरणों पर विचार करते हैं। तो हम एक एक करके आपको समझाऊंगा मैं। पहली है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। कौन सी है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर किरण। हाँ देखिए आगे। तो ये 4 किरणें होगी मुख्य अक्ष के समांतर किरण। इसके भी मैं 2-2 भाग कर रहा हूं। बताओ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास 2-2 दर्पण है। अवतल 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 और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? आपको पता है, इसे एम बोलते हैं, इसे एन बोलते हैं, इसका नाम द्वारक है और ये पी है। ये मुख्य अक्ष है क्या नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर। हमें कम से कम कितनी किरणें लेनी है? 2। अगर कोई किरण आए, सपोज करो ये मैंने पहले कहा है मुख्य अक्ष के समांतर, हम किसकी बात करें? मुख्य अक्ष के समांतर बात करें ना। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और रास्ता है, इस रास्ते को कभी नहीं भूलना है। जो किरण इस रास्ते से आएगी, शोर है टकराने के बाद में, आपको पता है ये वक्रता के अंदर सी होता है, इसके बीच में एफ होता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी हमेशा ही किधर से जाएगी? इस बात को भी रट लो कि जो किरण इधर से आती है उसको वापस इधर जाना ही पड़ता। अभी एक किरण हुई है ना, हम एक किरण और ले लेते हैं। वो भी कौन सी? मुख्य अक्ष के समांतर ही लेनी है। ऊपर से ले तो नीचे से भी ले सकता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर में। तो ये इधर से जाएगी। तो बताओ कहां पर टकराई है? फोकस। अब ऐसे में इसमें देखूं तो मैं कहूंगा ये ऐसे आई है, ये फैलाएगा नहीं फैलाएगा? नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर मानो, ये भी फैलाएगा नहीं फैलाएगा? तो ये मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ, ऐसे इसको पीछे बढ़ाता हूँ। तो कहां पर टकराई? ए पर टकराई नहीं टकराई है? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे फिक्स पता चलता है कि उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यहां हम कह सकते हैं दोनों ही बात करते हैं। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, जहां तक कॉमन हो वहां तक साथ साथ बोलना है। कॉमन कहां तक? कॉमन का मतलब क्या है? इसमें भी आके टकराई, इसमें भी आके टकराई, अब तक तो कॉमन है। अब रास्ता चेंज है, इसमें वास्तव में गई, इसमें जाती हुई प्रतीत हुई। तो बताओ कॉमन कहां तक था? कॉमन केवल टकराने तक था। टकराने के बाद बात क्या हो गई? दोनों में चेंज हुई नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण पर किसके समांतर आपतित किरणें? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें किसके पश्चात? उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दिमाग में रट लो इस बात को कि अवतल दर्पण पर जो किरण ऐसे आएगी वो हमेशा ऐसे जाएगी, और उत्तल दर्पण पर जो किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो हमेशा कहां जाएगी? इधर से जाती हुई। ये हमारा पहला नियम कंप्लीट है। क्या नियम हुआ? गोलीय दर्पण पर किसके समांतर आपतित किरणें? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये कौन सी किरण की बात हो गई? दिमाग बैठा लो। जिन्होंने इन चारों बातों दिमाग बैठा लिया, उसके बाद 8 चित्र आएंगे, 8 दूनी 16 चित्र। वो 16 चित्र आप समझ पाओगे आराम से। ठीक है, अब देखिए आगे। अब बात करते हैं फोकस किरण। क्या नाम है इसका? एम एन। इसका नाम क्या है? यहाँ पर क्या होता है? सी। यहाँ पर क्या होता है? एफ। अब कौन सी किरण की बात हुई? फोकस किरण। अब हम किरण को कहां से गुजारेंगे? मुख्य फोकस से। ध्यान रखो, कितनी अच्छी बात। इसका जस्ट विपरीत है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से जाती है। तो बताओ जो फोकस से आती है वो किधर जाती है? अरे एक दूसरे उल्टा है। जो इधर से आएगा वो इधर से जाएगा, यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा वो फोकस से जाएगा। तो जो फोकस से आएगा वो किधर जाएगा? चलो, ये नियम कभी भूलना नहीं है।
नहीं बोलोगे? इसकी बात करता हूं मैं। इसका मुख्य फोकस इधर होता है, मैंने पहले बताया था आपको। ये इसका यहाँ सी है, ये यहाँ एफ है। याद करो, मैंने आपको बताया था एक दिन कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, यही होता है ना। अब हमको क्या करना है, क्या ये वास्तव में इससे से गुजर सकती है कि मेरे को बताओ आप? हम कह सकते हैं, सपोज करो इधर से जा रही, ऐसे सपोज करते हैं जा रही है, ठीक है। और अभी मैं बताया था जो फोकस से जाती है वो किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कैसे बोलोगे आप? अब देखो, इसमें कहाँ कॉमन है और कहाँ चेंज है। इसमें कॉमन तो है कि टकराने के बाद में दोनों में कॉमन है, लेकिन टकराने से पहले कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें तो वास्तव में एफ से जा रही है, उसमें वास्तव में जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो कॉमन कहाँ हो रहा, बताओ मेरे को? टकराने के बाद में दोनों का रास्ता सेम है या नहीं है? ये भी समांतर गई, ये भी समांतर गई। तो जो टकराने के बाद में कॉमन है उसको हम एक साथ बोलेंगे, और जो अलग अलग उसको पहले एडवांस में अलग अलग बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे हम? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से गुजरते हुए प्रतीत होने वाली किरण, दोनों ही परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। मैंने बाद में दोनों को एक साथ लिया ना, क्यों लिया बताओ? क्योंकि बाद में दोनों का काम क्या है? कॉमन। इसमें पहले कॉमन था, बाद में चेंज था, इसलिए बाद में अलग अलग बोल दिया। इसमें क्या है? पहले कॉमन है, बाद में चेंज है। तो फिर से अब बता सुनो आप। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण, अगर लंबा हो जाता है ना प्रतीत होने वाली, तो आप इसको बोल सकते हो निर्देशित किरण। निर्देश दे रही है जाने का, जाने दे, क्या दे रही है? निर्देश दे रही है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण, दोनों ही, अब दोनों ही बोल दो क्योंकि दोनों सेम हो रहा है ना, दोनों ही परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। अब बात करता हूं मैं अभिलंबित किरण। ये है P, ये है M, ये है N, ये है C, ये है C के बिल्कुल बीच में F, आधा भाग F होता है। अब कौन सी बात हो रही है? अब बात हो रही है C की। जो किरण C से जाती है, अभिलंब का मतलब C, ध्यान रखो, वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण टकराकर वापस उसी पथ पर लौट आती है। अब इसका C किधर है बताओ मेरे को? इसका पीछे की ओर है, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर C है, बीच में F है, इसका C यहाँ पर है। तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में C से जा रही है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब C से माना की जा रही है, और मैंने पहले बताया था इधर से जाएगी तो वापस C से वापस उधर ही समझ मेरी बात को। तो इसमें बताओ कहाँ कॉमन है? इसमें भी टकराने के बाद कॉमन है, इसमें भी टकराने के बाद वापस उसी पथ पर गई, इसमें भी टकराने के बाद उसी पथ पर गई, लेकिन चेंजिंग कहाँ है? शुरुआत में इसमें वास्तव में C से जा रही थी, इसमें C की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। तो जहाँ चेंजिंग अलग अलग बोल दो। तो क्या टकराने से पहले चेंज था? हाँ था। अरे टकराने से पहले तो चेंज था, इसमें वास्तव में गई थी, इसमें वास्तव में नहीं गई थी। टकराने के बाद दोनों में सेम है, इसमें भी उसी पथ पर गई और इसमें भी। तो हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र C की ओर निर्देशित किरण, दोनों ही परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है। अब बात करता हूं मैं तिर्यक किरण। आपको पता है ये होता है M, ये होता है N, ये होता है P, और यहाँ पर होता है C, बिल्कुल बीच में होता है F। अब बात किसकी हो रही है? तिर्यक। तिर्यक का मतलब अब जाके टकराएगी P से। किससे टकराएगी? P से टकराएगी तो वापस, जैसे इतना कोण बनाया ना इधर से, तो वापस इतना कोण बना के निकल जाएगी, यानी कोण I बराबर कोण क्या हो जाएगा? इससे इसमें होगा, ये है M, ये है N, ये है C, बिल्कुल बीच में F, और यहाँ पर है P। बस ठीक है, इसमें सब कुछ एक जैसा ही है, सब कुछ कॉमन है, चित्र में फर्क नहीं ना। तो हम पूरा एक साथ बोल देंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर तिर्यक दिशा, तिर्यक यानी कोण बनाती हुई, तिर्यक दिशा से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में लौट जाती है। बस दोनों एक साथ हो गया, दोनों सेम टू सेम है ना, अलग नहीं बोलना है। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P, या ऐसे कैसे दोनों ही प्रकार के दर्पणों के ध्रुव P
पर तिर्यक दिशा से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कोण आई के बराबर कोण आर बोलो तो सही नहीं, सीधे बोल दो, परावर्तन के पश्चात वापस तिर्यक दिशा में ही लौट जाती है। ये हो गई आपकी, एक बार फिर से सुन लो, फिर आपको दिखाऊंगा मैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है। हाँ, अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सारे नियम पढ़ लिए ना आपने, अब वो नियम काम पे आएंगे। देखिए मैं आपको ये सारणी आपको घर से बनानी है, आपको बस मैं समझाता हूँ ये सारणी याद कैसे करनी है, ठीक है। ये अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाने की जो सारणी है कि बिंब कहाँ पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर, ठीक है। सारणी में क्या क्या बातें आएगी, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर उसके बाद नंबर 2 क्या आ जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर इस प्रतिबिंब की साइज, फिर इस प्रतिबिंब की प्रकृति। समझ मेरी बात को, ये 4 बातें आपको रटनी पड़ेगी, यानी सारणी याद करनी पड़ेगी। सारणी याद करेंगे कैसे, देखिए मैं कह सकता हूं बीचों बीच यहाँ पर क्या है, सी के बिल्कुल बीच में क्या है, सपोज करो पहले में स्थिति नंबर 1 है, हमको 6 स्थितियों के बारे में जानना है। मैं कहता हूं कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, देख लो वस्तु रखी हुई है सबसे पहले अनंत पर। कहाँ रखी हुई है, अनंत को कैसे दर्शाओगे आप, आपको अनंत से ऐसे दर्शाना है डॉट डॉट करके कि वस्तु कहाँ पर पड़ी हुई है हमें पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कहाँ पर है ये, अनंत पर है। और वस्तु का नाम हम कह सकते हैं कि वस्तु का नाम है ए और बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब वस्तु हो अनंत पर, जब वस्तु हो अनंत पर तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पर। समझ बात को, जब वस्तु कहाँ पर हो अनंत पर तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो वस्तु है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, मैंने पहले कहा था अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं वास्तविक और उल्टे। क्या बनते हैं, वास्तविक और उल्टे। तो सपोज करो ये किरण आई यहाँ पर बनाए, यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर जो टकराएगा, यहाँ पर जो टकराएगा वो इसकी साइज कैसी होगी रे, अरे यहाँ पर टकराया तो साइज कैसे प्राप्त हुई, यहाँ पर बिंदु प्राप्त नहीं हुआ क्या। तो हम कह सकते हैं कि जब बिंब रखा हो अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, साइज कैसी होगी, बिंदु साइज, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और। एक याद हो गया पॉइंट। दूसरे में चलते हैं। अब वस्तु आ गई है यहां से यहां पर, अब वस्तु कहां पर है, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच में वस्तु हो अनंत और सी के बीच। अब वस्तु आई है यहां पर, वस्तु आ गई है यहां से जंप लगाकर यहां पर, वस्तु इसके पास आई तो प्रतिबिंब इससे दूर जाएगा। समझे मेरी बात को, जैसे जैसे वस्तु एक कदम पास आएगी प्रतिबिंब एक कदम दूर जाएगा। तो वस्तु अब कहां पर है, अब अनंत पर नहीं है, अब वस्तु कहां है, अनंत और सी के। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा सी और एफ के बीच। ये दूर आया और ये पास जा रहा है, तो वस्तु कहां पर है, सी तथा एफ के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहां बन गया हमारा, एफ तथा अनंत के बीच, एफ तथा सी के बीच है या नहीं है। अब वस्तु थोड़ी सी पास आई है, वस्तु कहां पर आ गई है, एक कदम पास ये आ गई तो एक कदम दूर ये जाएगा। इसकी साइज हमने नहीं देखे, बिंब कहाँ है, अनंत और सी के बीच, प्रतिबिंब कहाँ है, सी एफ के बीच, साइज कैसी होगी, ध्यान रखना है पहले बिंदु साइज थी, अब जैसे जैसे दूर जाएगा साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पहले बिंदु था, अब थोड़ी सी साइज बढ़ी है तो हम छोटी है, कैसी है, छोटी, यहाँ छोटी है। फिर वस्तु आई सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब सी पर, क्योंकि ये ऊपर भी सी नीचे भी सी, समान साइज, वस्तु भी सी पर प्रतिबिंब भी सी पर, तो कैसी साइज है, समान साइज है, प्रकृति वही है, वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु आ गई है सी और एफ के, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच। अब वस्तु यहाँ आई है, पहले बिंदु साइज थी, फिर छोटी साइज हुई, फिर समान साइज हुई, अब बड़ी साइज होगी। समझे मेरी बात को, बिंदु साइज, छोटी साइज, समान साइज, बड़ी साइज। तो वस्तु जब होती है एफ यहाँ पर सी एफ के बीच तो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के। अब वस्तु कहाँ आ गई है,
एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत का कोई अंत है क्या? तो हम कह सकते हैं आवर्धित बड़ा। आवर्धित का मतलब है बड़ा है और भी कैसा? फैला हुआ है। आवर्धित का मतलब होता है फैला हुआ। क्या होता है? तो ये अभी चित्र कैसा बना है? आवर्धित बड़ा। कैसा बनेगा? अब वस्तु अगर आ जाए एफ और पी के बीच, तो इधर तो अंत हो चुका है। तो अब अंतिम स्थिति जब और भी वस्तु पास आ जाए, तो अब बनेगा दर्पण के पीछे, और जो पीछे बनेगा वो बनेगा आभासी सीधा। और साइज कैसी होगी? पीछे बनेगा यानी बड़ी साइज। कैसी होगी? यह आपकी सारणी आपको याद होगी। अब सारणी पे से दोहराते हैं, बस पहले दर्शाते हैं, इनके बारे में रख लेते हो, ठीक है? इसको छोड़ दो फिलहाल। हाँ देखो, जब वस्तु हो अनंत पर, तो भाई वस्तु अनंत को दर्शाओ। मान लो ये अनंत है, ठीक है? ये ई ए और ये क्या है? चित्र का बनाना बताओ मेरे को। जो अनंत पर तो कहाँ बनता है? इसका मतलब है एफ पर बनने का मतलब है वस्तु को दोनों किरणों को कहाँ टकराना है? और एफ पर टकराने का नियम मैंने पहले बताया था आपको। एफ पर कौन सी किरण टकराती है? जो किधर से जाती है? हाँ, अब हम ये नहीं कर सकते सीधे एफ से निकाल दे, नहीं। एफ से जो सीधे नहीं निकलेगी, टकराने के बाद में किधर से जाएगी? तो इधर से जाएगी, तो एफ से जाएगी ना। ये बात पहला नियम था, हमने पढ़ा था। तो ये वस्तु अनंत पर हो, और कम से कम कितनी किरण लेनी पड़ेगी हमें बनाने के लिए? 2। अगर इधर से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो पहले नियम क्या कहता है? इधर से जाएगी। नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो फोकस से जाएगी। ये नियम पहले पढ़ा हमने। यस, हमारा चित्र बन चुका है। कोई समस्या? जब वस्तु हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस एफ पर। साइज कैसी होगी? अरे साइज कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक प्लस और प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? एफ पर। कहां की होगी? अब सी तथा अनंत के बीच, यह है पी, यह एम, यह एन, बीचों बीच है सी, इसके बीच है एफ, और वस्तु है सी और अनंत के बीच में। कहां पर बननी चाहिए? सी और एफ के बीच में ये बननी चाहिए। भाई अगर ये एक कदम पास, तो ये एक कदम दूर जाएगी। तो हम क्या ऐसा दिमाग लगाए, कौन सी किरणों का इस्तेमाल करें? 2 किरणों का, कि किरणें इन दोनों के बीच में कहीं टकराए। जहां बनाना वहीं टकराना पड़ेगा ना। सपोज करो मैं एक किरण यहां से ले जाता हूं, और यहां से जो जाती है वो नियम क्या कहता है? किधर से जाएगी? एफ से। सपोज करो दूसरी किरण को मैं एफ से गुजार देता हूं। किससे? और मैंने पढ़ा है जो एफ से जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। पढ़ा हमने। तो क्या टकराई यहाँ पर? तो यहाँ पर ये बन गई है ए डैश बी डैश। तो बताओ स्थिति कहाँ पर है? कहाँ बना प्रतिबिंब? सी और एफ के, सी तथा एफ के बीच। ठीक बात है। कैसा बना है? क्या इसकी तुलना में छोटा है? अरे चित्र में छोटा है या नहीं है? तो साइज क्या हो गई? छोटी। और मैं बात करता हूँ प्रकृति कैसी है? क्या वास्तव में टकरा रही है क्या? अरे वास्तव में टकरा रही है, तो वास्तविक और बात करते हैं तीसरा, सी पर। पी एम एन, बीचों बीच सी है, बीच में एफ है। तो वस्तु कहां पर है? वस्तु है सी पर। जब वस्तु हो सी पर, तो प्रतिबिंब वापस बढ़ेगा सी पर। अब ऐसी कौन सी 2 किरणों का इस्तेमाल करूं मैं कि फिर इसके बिल्कुल सीधे में टकराए? तो सपोज करो मैं पहले मुख्य अक्ष से समांतर ले जाता हूं एक किरण, ठीक है? तो किससे जाएगी? एफ से जाएगी। अब मैं एफ से ले जाऊं, तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी नहीं जाएगी? कहां टकराई है? साइज बराबर है, तो मैं कहूंगा स्थिति कहां पर हो गई? प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? साइज कैसी है? समान साइज। समान या नहीं है? और प्रकृति कैसी है? वास्तविक प्लस उल्टा इन वाव। सी तथा एफ के बीच ध्रुव पी, द्वारक एम एन, बीचों बीच लगा दो सी, इसके बीचों बीच एफ। अब वस्तु है सी और एफ के बीच। इसका ए बी है, तो इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है। अब क्या करना है? जब वस्तु यहां आ गई, तो प्रतिबिंब एक छलांग लगा के दूर जाएगा, दूर जाएगा। तो
तो हम कौन सी दो किरणों को इस्तेमाल करें कि यहाँ दूर बन जाए? एक तो वही मुख्य अक्ष के समांतर भेजता हूं मैं, तो किससे गुजरेगी? एक वही एफ से गुजारता हूं मैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ टकराइए? सी और अनंत के बीच में। देखो स्थिति कहाँ पर है? स्थिति है सी तथा अनंत के बीच स्थिति है। साइज कैसी है देखो, अरे साइज इसकी तुलना में बड़ी है क्या? चित्र में साफ नजर आ रहा है? बड़ी आने चित्र में, मतलब हमने बोल दिया बड़ी और चित्र में छोटी है, या हमने बोल दिया छोटी चित्र में बड़ी है। क्या चित्र में बड़ी और इसमें भी बराबर है? चित्र के हिसाब से बोल रहे हैं हम, तो ये बड़ी हो गई। प्रकृति तो आपको पता है कैसी है, सेम टू सेम है, वाव यानी वास्तविक और उल्टा। अब बात करता हूं मैं कहां पर? एफ पर। कहां पर है? एफ पर। ये ध्रुव पी है, ये एम है, ये एन है, बीचों बीच वक्रता केंद्र है, यहाँ पर एफ है, और कहां पर वस्तु? एफ पर। एफ पर या नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये है ए और ये है बी। अब मेरे को एफ पर करना, तो मैं कैसे करूंगा बताओ मेरे को? अरे अब मेरे को अनंत पर ले जाना है, अनंत पर बनाना, एफ पर अनंत पर बनाना ना। एक तो मैं इसे ले जाऊंगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरेगी? एक में वो नियम लगाऊं सी वाला, जो सी से निकलती है वो सी पर ही आती है, नियम था ना। तो ये जो सी वाली है वो सी पर ही आएगी, सी से जाएगी, सी पर आएगी, लेकिन कहां पर टकराएगी पता नहीं। अनंत कह सकता हूं मैं? तो ये यहाँ पर अनंत हो गया है, अनंत लिखना नहीं, अनंत हो गया अपने आप ही। तो बताओ स्थिति कहां पर है? टकराएगी इसे, लेकिन कहां टकराएगी पता नहीं है। ठीक है। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। और साइज कैसी है? आवर्धित बड़ी साइज है, आवर्धित बड़ी। ठीक है। अंतिम है हमारा एफ और पी के, पी एम एन बीचों बीच है सी, यहाँ पर है एफ, और वस्तु कहां पर है? ए और ये पर पी एफ के बीच में। जब पी एफ के बीच में दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा, तो फिर लाइन खींच दो, वरना ठहरेगा कहां पर? पैर कहां रखेंगे इसके? तो ये यहाँ पर पीछे बढ़ाएंगे। एक तो गुजार देता हूं मैं किससे? वही मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे गुजरेगी? एक नियम लगाया था मैंने चौथा, तिर्यक कोण, तिर्यक दिशा में, इससे तिर्यक जाएगी वापस में, तिर्यक हो जाएगी ना, इसको पीछे बढ़ा दो। टकरा गया यहाँ पर ए डैश। स्थिति कहां पर है भाई? स्थिति है दर्पण के पीछे। प्रकृति चेंज हो चुकी है, आभासी और सीधा। और साइज आपको साफ नजर आ रहा है, इसकी तुलना में तो बड़ी है ना, तो बड़ी साइज। ये आपके सारणी के हिसाब से हमने चित्र बना दिए हैं, यानी ये है आपके किरण हरे। इससे आपके प्रश्न आता है कि जब वस्तु हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रकृति कैसी होगी, साइज कैसी होगी? ठीक है। अब हम एक एक करके लिखेंगे सारणी आपको बनाने किताब से। अब देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, दो ही कंडीशन है, जब वस्तु हो अनंत पर और जब वस्तु अनंत और पी के बीच। अब इस बार आपको उत्तल दर्पण बनाना है। ठीक है। ये है एम, ये है एन, ये है बीचों बीच पी। और जब वस्तु अनंत पर हो तो आपको यहाँ अनंत पर बनाना है। ए और कैसे दर्शा अनंत को? डॉट डॉट डॉट, यहाँ बीचों बीच इसके सी है, बीच में क्या है? बताओ ऐसा कौन सा नियम है उत्तल दर्पण के लिए जिसमें कोई किरण एस से आती है तो यहाँ एफ से गुजरती है, यानी मैं एफ पर से गुजारना, टकराना है। तो पहला नियम था, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो एफ से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ये बन गया पहला चित्र हमारा।
तो देखिए स्थिति कहां पर हो गई, एफ पर, एफ पर या नहीं है, साइज कैसी है, बिंदु, जहां टकराए में बिंदु बन रहा है ना, प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। इसकी देखिए, जब वस्तु अनंत और पी के बीच, ये एम, ये है एन, ये है पी, ये है बीचों बीच सी, ये बीच में एफ, और वस्तु कहाँ है, पी और अनंत के बीच यहाँ है, ठीक है। अब जब वस्तु हो, ध्यान रखना है, अनंत और पी के बीच, तो बनेगा पी और एफ के बीच, क्या बनेगा, पी और एफ के बीच। जब वस्तु एस से हो, दूर वाले ने सबसे इधर में दो के बीच में हो, तो सबसे पास में दो के बीच बनेगा। नहीं सुने मेरी बात को भाई, सबसे अंत की बात है, यहाँ अनंत है, यहाँ सी है, तो वस्तु कहाँ रख दी मैंने, यहाँ रखी, इन दोनों के बीच में, तो ये भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के। कैसे बनाएंगे, देखो, एक किरण में गुजारता हूं इस नियम से, मुख्य अक्ष से समांतर किससे गुजरेगी, यार इसको थोड़ा तिरछा भी कर सकते हो आप, तो ऐसे ए गुजार दूं मैं किससे, इस एफ से, किससे गुजार दूं, तो गुजारो, ये सी से गुजार दूं, सपोज सी से गुजार दूं, मैं सी से गुजारूंगा, सी पर आ जाएगी वापस, ठीक है, तो सी से गुजार दीजिए, पट्टी होगी गुजरती इससे, तो सी से गई तो सी पर आ गई, तो बताओ मेरे को कहाँ टकराई, छोटी साइज है, इसका नाम है ए डेश बी डेश, तो स्थिति कहाँ पर है, पी तथा एफ के बीच, साइज कैसी है, छोटी साइज है, प्रकृति कैसी है, आभासी प्लस सीधा। तो ये हमारे इसमें दो ही चित्र हैं, जब वस्तु हो अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस एफ पर, साइज होगी बिंदु साइज, प्रकृति होगा आभासी और सीधा। जब वस्तु अनंत और पी के बीच, प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के बीच, साइज होगी छोटी, किसकी तुलना में, इस तुलना में छोटी है ना, साइज होगी छोटी, प्रकृति होगी आभासी और सीधा। अब देखिए अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग है हमारे, आज का अंतिम पॉइंट है ये, और 1 नंबर लगा के हम लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। लगा दो ये पॉइंट, हो जाओ शुरू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लगाते जाना है। उपयोग नंबर 1 लिखो अवतल दर्पण का, अधिक फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, अधिक फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, अधिक फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए, हजामत मतलब शेविंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, हजामत बनाने के लिए, हाँ हजामत बनाने के लिए, अर्थात शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि यह चेहरे का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उपयोग नंबर 2 लिखिए, दंत चिकित्सक, कोष्टक में डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक, इंग्लिश में इसको डेंटिस्ट बोलते हैं, दांतों का डॉक्टर। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है।
नंबर 3, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, देखो आपने अवतल दर्पण के बारे में साफ साफ पढ़ाया ना कि अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, पढ़ाया ना आपने। यानी सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। नेक्स्ट लिखिए, टॉर्च तथा सर्च लाइट में, टॉर्च जानते हो आप? अरे टॉर्च है आपके घर पे? क्या घर पे सर्च लाइट है क्या? सर्च लाइट कहाँ होती है पता आपको? बड़ी बड़ी जेल होते हैं ना, जेल, कारागृह, जेल जानते हो? उस जेल में लगे होते हैं सर्च लाइट, ऐसे घूमती रहती है, ऐसे चलती रहती हो, इतनी बड़ी सारी, बहुत बड़ी होती है। वो क्या करती है, जैसे कोई चोर या कोई गतिविधि नहीं हो, जैसे ये कोई जेल है, इस जेल में सर्च लाइट है, वो ऐसे घूमती रहती है चारों तरफ, ऐसे चलती रहती है ऐसे। इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई रास्ता है, इस रास्ते में वो चलती रहेगी ऐसे, तो कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उसकी सारी खबर उसमें रहती है, ठीक है। वो घुमाता रहता है एक पुलिस वाला ऐसे पकड़ के, और अगर कोई है तो साफ नजर आ जाता है, हाँ कोई ना कोई जा रहा है, हाथ वहां घंटी बजाता है और पुलिस वाले तैयार। समझ मेरी बात को? तो सर्च लाइट से मैं यहाँ हूँ, मैं रात को यहाँ पर रहता हूँ और मैं इसे चलाता हूँ उसको कि कोई स्कूल में जा रहा तो नहीं है, और जैसे लाइट वो आदमी रहेगा, लाइट उसके ऊपर जाते ही पूरा एक घोड़ा बनेगा बहुत बड़ा लाइट का, हाँ यार कोई ना कोई जा रहा है। समझ मेरी बात को? तो ये सर्च लाइट, तलाश करने वाली लाइट, ठीक है। तो टॉर्च व सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपयोग लिखना, प्रयोग भी मत लिखना आप, ठीक है। उपयोग नाम लिखना है, प्रयोग नहीं लिखना है। समझ मेरी बात को? प्रयोग अलग है, उपयोग अलग है। कितने हो गए उपयोग? 5 लिखो। वाहनों की हेडलाइट, इंपोर्टेंट लगा देना, वाहनों की हेडलाइट, कोष्टक में अग्रदीप, हेडलाइट को इंग्लिश में बोलते हैं अग्रदीप, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइट, हिंदी में क्या होता है? अग्रदीप। वाहनों की हेडलाइट में, और एक और लिख लो अंतिम, परावर्तक दूरदर्शी में, दूरदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। परावर्तक दूरदर्शी में दूरदर्शी की क्षमता बढ़ाने के लिए, परावर्तक दूरदर्शी में दूरदर्शी की क्षमता बढ़ाने के लिए, ये आपके अवतल दर्पण के मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है। अब बात करते हैं हम नंबर 2, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के आपके 3 इंपोर्टेंट उपयोग है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ध्यान रखना है, वो 3 हम लिखेंगे कौन कौन से, देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग नंबर 1, बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब, बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब देखने के लिए सजावट के रूप में, बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब देखने के लिए सजावट के रूप में। अभी आपने पढ़ा था ना किरणारेख में 2 ही चित्र बने थे उत्तल दर्पण के, और दोनों कैसे बने थे? छोटे, यानी बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब देखने के लिए सजावट के। नंबर 2, आजकल सुरक्षा की दृष्टि से, आजकल सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी एटीएम मशीनों,
बड़ी एटीएम मशीनों के पास उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। बड़ी एटीएम मशीनों के साथ उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि ग्राहक को पीछे का स्पष्ट दृश्य दिख सके। ताकि ग्राहक को पीछे का स्पष्ट दृश्य दिख सके। पीछे दृश्य मतलब समझे आप? ये सपोज करो आप एटीएम, आपके पीछे कोई खड़ा है, आपने नंबर लगाया, आपने पिन नंबर लगा दिया और अगले ने पिन नंबर देख लिए, ठीक है। अब आप तो ध्यान पूरा आगे और पीछे वाला आराम से देख रहा है क्या पिन नंबर है, तो आपको पूरा पता चलेगा क्योंकि क्या लगा हुआ है हमारा दर्पण। आपको पीछे वाला क्या कर रहा है साफ नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है पीछे वाला इसी फिराक में हो कि ये रुपया निकाले और मैं भाग जाऊं लेके छीन के, हो सकता ना ऐसा। तो भी पीछे वाले की हरकत आपको पता चलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और पीछे मेरे आदमी को क्या कर रहा है, क्योंकि आगे दर्पण लगा हुआ है वहां। और दर्पण में पीछे वाला दिखेगा नहीं दिखेगा, तो भाई यहाँ दर्पण है तो इधर वाला दिखेगा नहीं दिखेगा, और यहाँ दर्पण है तो मेरे पीछे वाला दिखेगा नहीं दिखेगा, मेरे को दिखेगा ना। तो अंतिम लिखिए और इसको मोस्ट लगा लेना। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अरे कोई भी वाहन हो इसमें साइड में होता ना एक दर्पण, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर हो, लगे होते हैं ऐसे दो। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि लगाकर इसमें दो आपको बातें लिखनी है। क्योंकि लगा दिया आपने, रोमन संख्या वाला 1 लगाओ, क्योंकि रोमन संख्या वाला 1। यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधे बनाता है, आभासी और सीधा। अरे भैया मैंने अभी बताया था सीधा बनाता है, तो भी आपको आभासी नहीं लिखना है, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। हमने पहले पढ़ा है उत्तल दर्पण बनाता है आभासी और सीधा बनाता है नहीं बनाता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया इसमें? उपयोग में हमने कंडीशन नंबर 1 में क्या लिख दिया इसमें? ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता। नंबर 2, यह वस्तु का छोटा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का छोटा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है ताकि वाहन चालक को पीछे का संपूर्ण दृश्य स्पष्ट दिख सके। वाहन चालक को पीछे का संपूर्ण दृश्य स्पष्ट दिख सके। ये हैं उत्तल दर्पण के 3 इंपॉर्टेंट उपयोग। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको आपको एक बार क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है। ये हमारी आज 3री क्लास होगी पूरी, कल है 4थी क्लास। कल इसमें पढ़ेंगे दर्पण सूत्र क्या है उसका। हाँ देखिए सभी सामने हमारा पॉइंट क्या है आज का। अगला पॉइंट हमारा हो गया प्रतिबिंब का प्रकार, यानी प्रतिबिंब के टोटल कितने प्रकार होते हैं। आप अब तक हमने जितनी क्लास ली, देखो क्लास 3 चल रही है, 2 क्लास तक एक बात हमने सीख ली है कि प्रतिबिंब के टोटल कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और कितने होते हैं? एक होता है कौन सा प्रतिबिंब? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहली बात तो ये हो गई भाई, प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, इसके बारे में आपने अभी तक क्या सीखा इन दिनों में? इस पेपर में हमने सीखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उसके मैंने डायलॉग बताया था, वाव। क्या होता है? वाव का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? इसके कुछ गुण सीख रहे हैं कि ऐसा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कोई समस्या नहीं। दूसरा गुण हमने एक और सीखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त इसकी फोटो पर्दे उतार सकते हैं। और तीसरी बात हमने क्या कही थी कि वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर
परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। बस ये 3 बातें जानी हमने। हाँ। तो बस इसी के आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम, देखो कि गोलीय दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ये हो गई हमारी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। क्या हो गई है, गोलीय दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है कि वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा। अगर कभी मैं आपसे कह दूं वास्तविक प्लस आभासी तो आप तुरंत कह दो सर वास्तविक के साथ कभी आभासी होता ही नहीं है, सॉरी वास्तविक साथ कभी सीधा नहीं होता है, उल्टा ही होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा इसकी उल्टी है। देखो जैसे मैं कह सकता हूँ कि गोलीय दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो ऐसा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। और इसका डायलॉग क्या है, आसी, यानी कौन आसी, नहीं कौन आसी, हाँ देखो वाववासी। ये वाव क्या है, वाव किसकी ध्वनि है, हाँ कुत्ते के ना। तो ये वाववासी, तो वाववासी का तुरंत समझाना है वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ सीधा। ये बातें इन दोनों में है। हाँ देखिए अब आपके सामने अगला नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण सूत्र। ध्यान से देखिए, समझी हुई बातें हैं। हमने पढ़ी थी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। अब हम कुछ बातें और सीखते हैं। इसको हम बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन, ये होता है ध्रुव पी, ये होता है द्वारक, ये होता है बिंब। कोई समस्या यहाँ तक? मैं कहता हूं ये बिंब है और हमने कार्टेशियन परिपाटी में साफ साफ पढ़ा है कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से ही मापी जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये बिंब है, ये ध्रुव पी है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कौन सी दूरी हो गई, बिंब दूरी। कौन सी दूरी हो गई, यानी हम क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से लेकर बिंब के बीच की दूरी ही बिंब दूरी कहलाती है। और बिंब दूरी को आपको किससे दर्शाना है, यू से। किससे दर्शाना है, यू से। तो जब भी कहीं यू नजर आए तुरंत समझ जाना है यू का मतलब होता है कौन सी दूरी, बिंब दूरी। ठीक है, अब इसका चित्र, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया है। वास्तु उल्टा बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया, इसका नाम है ए डैश। ये तो बिंब की दूरी थी इसलिए बिंब दूरी हो गई। अब मैं फिर से यहाँ तक की दूरी मापूंगा, ये बिंब दूरी नहीं होगी, ये कौन सी दूरी हो जाएगी, तो इसको दर्शाते हैं वी से। तो वी का मतलब किसकी दूरी हो गई, अगर परिभाषा पूछ लूं मैं आपको प्रतिबिंब दूरी किसे कहते तो क्या कहोगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी वी कहलाती है। और तीसरी बात हमने पढ़ी कि अगर मैं इसको सी मान लूं, यहाँ इसको एफ मान लूं, तो यहाँ की दूरी फोकस दूरी हम पढ़ चुके हैं। इसकी क्या परिभाषा थी, ध्रुव पी से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। चलो आपने 3 बातें जान ली कि यू का मतलब होता है बिंब दूरी, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। अब मैं कहता हूं आपको इन तीनों में संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और इस संबंध को एक सूत्र के रूप में बता दिया जाता है। उस सूत्र को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि नंबर 1 क्या कहूंगा मैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से लेकर बिंब के बीच की दूरी ही बिंब दूरी यू कहलाती है। ठीक है, हमने कह दिया बिंब दूरी यू कहलाती है। फिर मैं कहूंगा गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी वी कहलाती है।
नंबर 3 में कहूंगा गोलीय दर्पण की दूरी पी से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस स्मॉल एफ कहलाती है। और इन तीनों राशियों में के बीच संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इन तीनों राशियों में संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे ही कौन सा सूत्र कहते हैं? दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि दर्पण हमेशा किसका उल्टा होता है? लेंस का। अगर दर्पण सूत्र की जगह में आपको लेंस सूत्र पूछूं तो उल्टा क्या करोगे? इनको उल्टा मत कर देना आप कि ऊपर उल्टो करो सर को, हम उल्टा कर दें को ऊपर v को ऊपर u को ऊपर, नहीं, उल्टा का मतलब प्लस क्रिया क्या जाएगा? तो इसका मतलब आपको लेंस सूत्र भी याद हो गया है। दर्पण सूत्र पूछा तो क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर मैं लेंस सूत्र पूछ लूं तो आपको प्लस हटाना क्या लगाना वहां पर? तो ये दर्पण सूत्र लेंस सूत्र एक साथ हो गए, इतना ही फर्क है। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस आता है, लेंस सूत्र में यहाँ हो गई बात क्लियर। तो अगर आपको ये पूछ लो मैं दर्पण सूत्र ये क्या है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी बिंदु यू कहलाती है, पी से प्रतिबिंब के बीच दूरी प्रतिबिंब दूरी v कहलाती है, और पी से एफ के बीच दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। और इन तीनों राशियों में संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। वो सूत्र कौन सा है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सूत्र का सत्यापन करेंगे। दर्पण सूत्र आपने याद कर लिया, सूत्र का सत्यापन कैसे होता देखो। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम के आधार पर ही सूत्र का सत्यापन होगा। ये है ध्रुव P, एक बार इसकी डेफिनेशन क्या होती देख लो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। ये द्वारक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास की द्वारक कहलाता है। आपको पता है जस्ट इसके केंद्र में कौन होता है? वक्रता केंद्र C। इसके हाफ आधा होता है फोकस, मुख्य फोकस है। यहाँ पर कोई समस्या? हमने किरण आरेख बनाई और मैंने क्या कहा था? जो वस्तु यहाँ होती है यानी वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच होती है, उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ का बनता है? C और F के बीच। तो बनाएंगे देखो। और कैसे बनाया था हमने? एक मुख्य अक्ष से समांतर गई थी, फोकस से गई थी, और एक मैं कह सकता हूँ इससे गुजार दो आप, तो यहां से गई। ये पता आपने? इसका नाम देता हूं मैं PQ, तो इसका नाम हो गया P डैश Q डैश। मैं आपको कह सकता हूं, हम मान सकते हैं यहाँ पर कि ध्रुव P से लेकर बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी मैंने क्या मान लिया है? A। यू नहीं माना अभी, क्या माना है? क्योंकि अभी तो हमने सत्यापन किया ही नहीं है, तो यू तो पता नहीं है मैं अभी तो। अरे अभी सत्यापन कर रहे हैं, पता है नहीं तो पहले से कह दूंगा कि मैं यू, तो पहले से पता मेरे को, सत्यापन क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा यहाँ ए क्या है? ये बन गया प्रतिबिंब, और इससे इसकी दूरी को मैं मान लेता हूँ बी। क्या मान लेता हूँ? और तीसरी हमारी राशि क्या थी? एफ थी ना, इसको बोलते हैं एफ। तो मैं इसको क्या करूंगा? अभी मेरे को एफ का पता नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ की राशि क्या मान लेता हूँ? कोई समस्या? ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बन चुका है। अब डायग्राम के माध्यम से हम कैसे समझेंगे देखो। अब चित्र को आपको देखते जाना, मैं पूरी थ्योरी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी के समझ आएगा नहीं। चित्र अनुसार जैसे जैसे मैं लिखूं पूरा जानकार रखना आपको वहां, ठीक है? जहां लगे ना सर गलत बोल देना। चित्र अनुसार मैं यहाँ बात करता हूँ आपके दो त्रिभुज की। एक त्रिभुज तो ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक लेता हूं मैं इसको, ठीक है, ले सकता हूं मैं। तो दो त्रिभुज है, त्रिभुज PQF, तो यहां मैं कह सकता हूं ये P है, तो मैं N छोड़ रहा हूं यहाँ पर। P इसको O ले लेते हैं, O मानते भी, OLM मान लेते हैं, ठीक है, या OML कुछ भी मान लो आप, ऐसे कर लो, ये हमने मान लिया। तो त्रिभुज कौन से हो गए? त्रिभुज PQF और त्रिभुज MOF या OMF, है या नहीं है भाई? MOF कितना सही हो गया और PQF कितना सही हो गया? क्या इनकी फोटो में है तो छोटे बटे, इनका फोटो एक से नजर नहीं आ रही हमको। अब रूप एक जैसे है ना, लंबाई थोड़ा फोटो रूप एक जैसे, जैसे इसका रूप है वैसे किसका रूप है? इसका रूप है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? चित्रानुसार त्रिभुज कौन कौन से? PQF तथा MOF
एक दूसरे के समरूप है। क्या है? समरूप का मतलब है दोनों की फोटो एक जैसी है, समरूप है। आप कहोगे सर समरूप कैसे हुआ, यहाँ तो ये गोल था, कह सकते हो आप? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर M और O, किसको? M O को इतना नजदीक माना गया है, या M O इतने नजदीक है, काफी नजदीक है ना, इतने नजदीक है कि इन्हें एक सीधी रेखा के रूप में माना जा सकता, सीधी रेखा के रूप में माना जा सकता है। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि आप फोटो जैसी नहीं है, ये तो गोल है वो सीधा है, तो माना जा सकता या लिख सकते। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इनको देखो मान लूं तो इसके बराबर ये है या नहीं है? अरे भाई त्रिभुज बन गए, एक तो ऐसा बना है, देखो इसको मैं इस नीचे करता हूँ, ये ऐसे बना है, तो इधर ये है, यही है। तो इसको मैं कह सकता हूँ P Q S O N S, ये त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2। तो PQ किसके बराबर हो सकता है फोटो? वैसे OF किसके बराबर हो सकता है? तो मैं कह सकता हूं, अतः हम कह सकते हैं OM बटा किसके, यानी OM किसके अनुपात में है? बराबर। वैसे OF किसके अनुपात में है? PF के। अब बताओ मेरे को, O से लेकर F का मान मैंने क्या माना है? अरे भाई O से F का मान मैंने क्या माना है? तो मैं यहाँ O के सामने क्या लिख सकता हूँ? वैसे यहाँ पर देखो, ये O के नीचे PF है ना, तो P से लेकर F का मान क्या है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान तो A है, लेकिन मेरे को तो इतना सा निकालना है। अगर मेरे को मान यहाँ से यहाँ की दूरी A है तो इतना सा निकालना है, तो मैं A में किसी को घटा दूं तो इतना बचेगा, पीछे बचेगा नहीं बचेगा? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर A माइनस, मैं कहूंगा चूंकि, अब देखो मैं कह सकता हूँ चूंकि, क्या मैं इस आदमी को, इस रेखा को इसके बराबर मान सकता हूँ? अरे क्या मैं OM के बराबर इसको मान सकता हूँ? मान सकता हूँ ना? मैं कहूंगा चूंकि OM के बराबर कौन हो सकता है? P डैश Q डैश। इसलिए अगर मैं इस OM की जगह ये मान रख दूं, किसकी जगह? OM की जगह, तो इसलिए क्या हो जाएगा? P डैश Q डैश बटा PQ बराबर OF बटा PF बराबर C A माइनस C, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, इसी प्रकार मैं कहूंगा, इसी प्रकार अब मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है? अब मैं इस त्रिभुज को हटा रहा हूं, अब एक त्रिभुज और ले रहा हूं, कौन सा? देखो इसी प्रकार में, जैसे मैंने इसके सामने इसको माना है समरूप, क्या मैं इसके समरूप इसको मान सकता हूं फिर से? तो मैं कह सकता हूं इसी प्रकार कौन कौन से? त्रिभुज P डैश Q डैश F तथा त्रिभुज O L F, त्रिभुज O L F एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के समरूप है। अतः क्या हो जाएगा? देखो अतः देखिए, जैसे मैंने इसके बराबर इसको माना था, क्या मैं इसके बराबर इसको मान सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ OL किसके अनुपात में है? P डैश Q डैश से, यानी OL किसके अनुपात में? P डैश Q डैश से बराबर। ये इसके बराबर हो सकता है, यानी OF बराबर हो सकता है P डैश F के, यानी OF बराबर हो सकता है P डैश F के। O से लेकर F का मान कितना है? C।
पी डे सिर्फ यहाँ से यहाँ अगर मेरे को ज्ञात करना है तो मैं टोटल बी में से इसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो बताओ नीचे क्या आ गया, बी माइनस सी। फिर मैं कहूंगा चूंकि जैसे मैंने इसको इसके बराबर इसको माना था, क्या मैं इसके बराबर इसको मान सकता हूँ और मान सकता हूँ ना। तो मैं कहूंगा चूंकि ओ एल किसके बराबर है, पी क्यू के, रहेगा नहीं है। ओ एल बराबर है पी क्यू के, तो ओ एल बराबर क्या हो गया, पी क्यू। इसलिए अब यहाँ ओ एल के लिए क्या लिख दो, पी क्यू। तो पी क्यू बटा पी डेज क्यू डेज बराबर ओ एफ बटा पी एफ बराबर सी बटा बी माइनस सी, समीकरण नंबर 2। कोई समस्या यहाँ पर? अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को बराबर रखने पर, क्या करने पर, बराबर रखे। देखो आपने बराबर कैसे रखा है, जैसे मैं कह सकता हूं पहला समीकरण क्या था हमारा ये, ठीक है, या पहले समीकरण देखो इसको समझो, ऊपर क्या था, ये समझने के बाद देखा नहीं, पी डेस क्यू डेस, नीचे क्या था, लेकिन दूसरे समीकरण में ऊपर कौन है, तो हमें तो बराबर रखना है। इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा। इसका मान हमारे पास क्या था, सी बटा ए माइनस सी बराबर, इसको भी उल्टा कर दो, बराबर रखना हमको। तो इसमें ऊपर करूंगा पी डेस क्यू डेस बटा पी क्यू, इसका मान क्या था, सी बटा बी माइनस सी, ऊपर गया नहीं गया, तो हो गया यहाँ पर बी माइनस सी बटा सी। समझे मेरी बात को, ये केवल समझने के लिए था। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सीधे, बराबर रखने पर तो मैं कहूंगा सी बटा ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बटा, मैं कहूंगा आगे वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर, करके देखो वज्र गुणा क्या हो जाएगा, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। मैं कहूंगा ए को मैंने बी से किया, ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, ए माइनस सी को गुणा कर दिया बी माइनस सी से, और बराबर हो गया सी इंटू, इसको दोनों से एक बार गुणा करना है, इसको भी दोनों से गुणा करना है। तो मैं कहूंगा ए को मैंने बी से गुणा किया तो क्या हो गया, ए बी बराबर, फिर ए को मैंने माइनस सी से किया तो माइनस एस सी। फिर देखिए माइनस सी का बी प्लस बी से तो माइनस बी, फिर माइनस सी का माइनस सी से प्लस का सी का स्क्वायर, और बराबर में फिर से क्या है, सी का। मैं कहूंगा पक्षांतरण करने पर देखिए क्या होता है, इस ए बी को केवल इधर रहने दो, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो ये सी स्क्वायर तो पहले से इधर ही था, जैसे ये उधर गया माइनस किस में हो गया, प्लस में, ये उधर गया ये भी किस में हो गया, प्लस में, ये उधर गया किस में हो गया, माइनस में, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का, तो बच गया ए बी बराबर ए सी प्लस बी। अब मैं क्या कहूंगा, तीनों राशियों में ए बी सी का भाग देने पर, हम भाग क्यों देते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र क्या था, वो केवल किस में था, बटा में था या नहीं था, तो भाग देने से तो बटा में गुणा सीधा सा सिंपल सा है। तो ए बी सी का भाग देने पर दे दो, ए बी बटा ए बी सी बराबर ए सी बटा ए बी सी प्लस बी सी बटा ए बी सी। तो आगे क्या हो गया देखो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बच गया 1/c बराबर, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया 1/c प्लस, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया 1/a। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए आगे, इस चित्र को ध्यान से देखो, अगर मैं चिन्ह परिपाटी को काम में लूं तो मैंने कहा था तीनों राशियां किसमें होगी, बताओ मेरे को। चिन्ह परिपाटी को काम में लूं तो ये राशि भी माइनस में होगी, यानी यू भी माइनस में होगा,
ए माइनस में होगा तो इसे बी भी किसमें होगा, माइनस में होगा, ये सी भी किसमें होगा। तो मैं कहूंगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आती है परिपाटी आपको, चिन्ह परिपाटी के अनुसार तीनों राशियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अर्थात का मतलब है अर्थात बिंब दूरी कोष्टक में u बराबर भी होगी माइनस का a, प्रतिबिंब दूरी v बराबर भी माइनस का b, और फोकस दूरी f बराबर भी माइनस का c। क्योंकि तीनों माइनस में तो मैं क्या इनको सबको काट सकता हूँ आपस में। तो मैं कहूंगा अतः दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, अतः दर्पण सूत्र बराबर हो जाएगा, देखो इन सबको माइनस रखूंगा मैं तो नीचे 1/c का मतलब क्या है f, तो 1/, बराबर b का मतलब 1/v, और इसका 1/u, ये हो गया यहाँ पर इति। एक बार फिर से देख लो। हाँ देखिए, आवर्धन तथा आवर्धनता क्या है, इसको हम नॉर्मल तरीके से समझते हैं। सपोज करो ये दर्पण है, ये दर्पण क्या करता है, जब वस्तु बहुत दूर हो तो छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु बहुत पास हो तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कभी समान प्रतिबिंब बनाता है, कभी थोड़ा बड़ा कभी थोड़ा छोटा। ये कौन बनाता है, दर्पण बनाता है ना। तो ये दर्पण का एक गुण है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं, हम इसकी दो परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा नंबर 1 जो आपकी किताब में, फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, देखो मैं कहता हूं ये तो है बिंब की ऊंचाई, और ये नीचे बना ये क्या है, ऊंचाई। सपोज करो इसकी ऊंचाई थी 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई थी 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे कैसे, h बराबर 4/2, तो मैं कह सकता हूँ 2/, यानी 2:1 लिख सकते हो ना। तो हम कह सकते हैं पहली परिभाषा में, बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता। ये तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता। एक परिभाषा दूसरी और ध्यान से सुनना आपको, कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह विस्तार है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह विस्तार है जो ये बताता है, कि प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना है। अभी मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना है, बताओ कितना गुना है? अरे 2/1, कितना गुना है? 2 गुना है या नहीं है? यानी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जो ये बताता है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बताता कौन है? आवर्धन। कौन बताता है? तो आवर्धन की दो परिभाषा सिंपल क्या हो गई, कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। समझे? बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात क्या कहलाता है? दूसरी परिभाषा क्या है, कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जो मैं क्या बताता है, कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा है। चलो ठीक है, ये आपकी परिभाषा हुई। फिर बात करते हैं आवर्धनता क्या है। तो हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को आवर्धित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धनता कहलाती। देखो कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या, एक बार तो आया हुआ है, m बराबर +1 से आप क्या समझते हैं? m बराबर +1 से क्या आशय है? m का मतलब है +1। समझे मेरी बात को? इसका क्या मतलब है आप बताओ मेरे को। यहाँ +1 कब आया था? यहाँ तभी +1 आया था जब ऊपर भी 1 होगा या नीचे भी 1 होगा, या ऊपर भी 2 होगा तो नीचे भी 2 होगा।
ऊपर 3 होगा तो नीचे भी तभी 1 आएगा ना। यानी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 तो बिंब की ऊंचाई भी 3, यानी जब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई आपस में बराबर हो तभी उत्तर 1 आएगा ना। इसका उत्तर क्या है? m बराबर +1 का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई आपस में क्या है? समान है। अगर ऐसे आ जाता m बराबर +2 से आप क्या समझते हो? तो बताओ 2 कब आते? 2 उस समय आते जब ऊपर 2 होता या नीचे 1, ऊपर 4 होता तो नीचे, ऊपर 6 होता तो नीचे 3। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। अगर यहाँ m बराबर +5 से आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे हो सकता है ऊपर 5 तो नीचे 1, ऊपर 10 तो नीचे 2, ऊपर 15 तो नीचे 3। यानी हम कह सकते हैं +5 का मतलब है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। 2 है तो कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। 1 है तो कितना गुना बड़ा है? 1 गुना कोई गुना थोड़ी होता है। 1 गुना का मतलब है समान है, ठीक है। अब इस प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो होता है आभासी और सीधा। प्लस का मतलब सीधा, माइनस का मतलब उल्टा। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है और वो कैसा है प्रतिबिंब बनने वाला? आभासी और सीधा। और यही पर माइनस आ जाता, m बराबर -2 से आप क्या समझते हो? आप कहते हैं प्रतिबिंब बिंब की तुलना में 2 गुना बड़ा है लेकिन वास्तविक और उल्टा है। कोई समस्या? तो ये हो गई। एक बार फिर अंतिम बार बोल रहा हूँ, फिर लिखेंगे हम। आवर्धन की पहली परिभाषा, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। या गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जो हमें बताता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा है। ठीक है। तो आवर्धन का फॉर्मूला ये हो गया और आवर्धन तथा दर्पण सूत्र में संबंध ये हो गया। अगर पूछना है आवर्धन और दर्पण सूत्र में क्या संबंध है तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। m बराबर h बराबर -v/। अब ये हुआ कैसे उसका सत्यापन हम करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ एक ये आपका डायग्राम। अगर मैं इसको मान लूं a और b, यहाँ पर मान लूं मैं c, तो यहाँ पर क्या होगा? एक किरण यहाँ से गुजारता हूँ, दूसरी किरण में यहाँ से गुजारता हूँ, तो भी यहाँ बनता नहीं बनता है। इसको मान लेता हूँ मैं P और Q, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ O, और वहीं इसको ले लेते हैं M और ये ले लेते हैं L। यहाँ एक बात लिखेंगे हम ज्यामिति से, ज्योमेट्री का फॉर्मूला लागू करेंगे ज्यामिति से। ज्यामिति क्या कहती है? अगर मैं देखो यहाँ पर इनको त्रिभुज मान लूं, त्रिभुज ABO, यहाँ से लेके त्रिभुज PQO, तो ज्यामिति क्या कहेगी? PQ बराबर होगा AB के। PQ बराबर क्या हो जाएगा? AB। OP बराबर होगा OA के, ठीक है। जैसे ये इसके समरूपी ये है, छोटी बड़ी है लेकिन समरूप है नहीं है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा? OA। आप मेरे को बताओ O से P को हम किससे दर्शाते हैं? अरे O से P है, ये कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब दूरी है या नहीं है? तो ये हो गई और OA, यहाँ से यहाँ कौन सी दूरी हो गई? बिंब दूरी होती नहीं हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गई? ये ज्यामिति से आपको चित्र के साथ लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या वहाँ OP बटा OA, OP बटा पूरी OA। हाँ, OP यानी ये भुजा इसके समरूप है, जैसे ये है ना वैसे ये, जैसे ये है ना वैसे, ठीक है। चित्र अनुसार, चित्र को ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करना नहीं आपको। चित्र अनुसार त्रिभुज ABO तथा PQO एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के समरूप है। अतः मैं कह सकता हूं PQ तो अनुपात में बराबर है AB के, OP अनुपात में बराबर है OA के और V/U। देखो इस AB को हम क्या मानते हैं?
इसको क्या मानते हैं? तो अगर मैं PQ को क्या मानूंगा, देखिए यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूं, या हम कह सकते हैं, या इसको मान सकते हैं PQ क्या, देखिए कहाँ पर है PQ, P से Q, तो ये कौन सी दूरी हो गई, यानी P से Q को ऐसे मानते हैं हम, तो हो गया, या हो गया H डेश बटा ये क्या हो गया, ये भी H बराबर हो गया V बटा U, बस इतना ही। मैं कहूंगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अभी माइनस नहीं है ना हमारे पास, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब तथा प्रतिबिंब, बिंब तथा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत यानी ऊपर तथा नीचे, लंबवत आप कर्मठ से कह सकते हो, लंबवत कर्मठ से ऊपर तथा यानी एक ऊपर है और दूसरा क्या है, ऊपर कौन है, बिंब, नीचे कौन है, नीचे है। अतः चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी पढ़ी आपने, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है बताओ मेरे को, अरे क्या कहती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बताओ ये किस में आना चाहिए, अरे चिन्ह परिपाटी अनुसार ये माइनस में आना चाहिए ना, तो मैं कह सकता हूँ ये आदमी किस में आना चाहिए, ये माइनस में आएगा, तो इसके बराबर में कौन है, ये भी तो माइनस में आएगा, तो हो गया H डेश अपॉन H बराबर ये क्या हो गया माइनस का, लेकिन H तो ऊपर है, वो किस में आता है, प्लस का प्लस ही रहने दो, इति सिद्धम। और देखिए अब यहाँ पर कुछ कंडीशन की बात करते हैं हम, आपने इतना सीखा ना, उसके आधार पर ही है। मैं कहता हूं यदि m ऋणात्मक हो, m क्या हो, यानी m बराबर क्या हो, माइनस हो, m ऋणात्मक हो तथा v बड़ा हो u से, v बड़ा हो u से, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा दर्प तथा बिंब से क्या होगा, अरे v बड़ा है ना, v बड़ा है, v का मतलब प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब किससे बड़ा है, बिंब से, अगर प्रतिबिंब बिंब से बड़ा यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तो बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं सुन मेरी बात को, अरे मैं कहता हूं m का मतलब है माइनस का 2, m माइनस में है और v बड़ा है u से, v क्या किससे बड़ा है, u से, अभी पढ़ा था हमने h डेश बटा h बराबर माइनस v बटा u, यानी v नहीं कौन बड़ा है, h डेश बड़ा है, किससे बड़ा है, h से, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई ज्यादा है या नहीं है, और माइनस का मतलब मैंने पहले कहा था, माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा, और क्योंकि मैं साफ साफ कह रहा हूँ v बड़ा है u से, अगर v बड़ा हो u से और ये हो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो दर्शाता है वास्तविक और उल्टे को, और v बड़ा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से क्या है, बड़ा है। तो समस्या बाकी आपको करना है, मैं के साथ हो देता हूँ, आपको करना बस। कंडीशन नंबर 2 है, अब सब आपको करनी है। यदि m ऋणात्मक हो, क्या हो, m ऋणात्मक हो तथा v के बराबर कौन हो, u, हो तो प्रतिबिंब कल्याण आगे। कंडीशन नंबर 3, अरे भाई इसमें v बड़ा था, माइनस का मतलब तो सीधा साधा है वास्तविक और उल्टा, यानी इसमें भी वही बात आएगी, वास्तविक और उल्टा, सेम भी यहाँ होगा, बिंब से बड़ा है, बिंब के क्या है, बराबर है, कहोगे तो डायलॉग ठीक हो गया पूरा।
एम ऋणात्मक हो तो v बराबर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंब के बराबर होगा। यदि, ये भी आपको करना है, यदि m क्या हो और m क्या हो तथा v u से क्या हो छोटा हो तो आपको करना है। कर लोगे? कंडीशन नंबर 4, यदि m धनात्मक हो, m क्या हो तो बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा? शाबाश, क्या बात है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। 9.6 हो चुका है कंप्लीट। इन चारों को आपको लिख लेना है। तो अगर एक ही अब हमारा पॉइंट आ रहा है 9.7 अपवर्तन। चैप्टर नंबर 9 आधा पूरा हो चुका है। तो 9.7 का नाम है अपवर्तन। हमने इस अध्याय में क्या पढ़ चुके हैं? हम परावर्तन। क्या पढ़ चुके हैं? परावर्तन की घटना तो केवल एक ही माध्यम में होती है, पढ़ा था हमने। लेकिन अपवर्तन की घटना जब एक माध्यम हो तो कभी नहीं होती है। यानी अपवर्तन की घटना होने के लिए माध्यम कितने होना जरूरी है? यानी एक किरण है वो टकरा के वापस नहीं जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो अगर अपवर्तन की परिभाषा को मैं समझूं तो ऐसे कह सकता हूँ, माध्यम कितने हैं? एक माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर क्या है? 2 है। ये प्रकाश की किरण है, ये माध्यम नंबर 1 से आ रही है, माध्यम नंबर 2 में और बीचों बीच में क्या खींचूंगा? अभिलंब NN। और ये क्या है? परावर्तन में तो हमने कहा था ये अपारदर्शी पृष्ठ है, लेकिन इसमें अपारदर्शी तो है नहीं, क्योंकि अपारदर्शी उससे मतलब जब टकरा के वापस जाती है। ये पारदर्शी है तो हम कहेंगे ये कौन सा पृष्ठ हो गया? ये इसको आपस में अलग कर रहा है। माध्यम 1 से माध्यम 2 को अलग कौन कर रहा है? पृष्ठ। तो इस पृष्ठ का नाम दे दूंगा मैं पृथक्कारी पृष्ठ। कौन सा नाम दे दूंगा? यानी दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ क्या नाम हो गया? पृथक्कारी। तो देखो डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कहां पर? पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराते ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपके तो कैसे हुई? हमको तो कहने देने हैं विचलित। तो आप तुम्हें कहूंगा अगर ये क्या इधर से आई थी तो हिसाब से तो किधर जाना था? इधर जाना था ना इसको, लेकिन ये तो मुड़ गई है। यानी ये तो अभिलंब के पास आ गई, ढूंढने की पास आ गई है, यानी करस्ता चेंज हुआ नहीं हुआ। और ये घटनाएं क्या कहलाती है? क्या बोलोगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराते ही या पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परावर्तन की परिभाषा एक बार याद करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कहां पर? पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कारण भी ध्यान रखना है कि अपवर्तन की घटना क्यों होती है? क्यों होती है बताओ? क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग। इसमें स्पीड ज्यादा थी, टकराते स्पीड क्या हो गई? यानी दोनों का वेग क्या है? चाल क्या अलग अलग है या नहीं है? तो ये इसका कारण है। अगर वेग बदलता ही नहीं, अगर वो स्पीड जारी रहती तो क्या ये मुड़ता क्या? या आप आराम से सीधे का सीधा निकल जाता। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अपवर्तन कब होता है? जब वेग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, इसी के कारण अपवर्तन की घटना होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, इसी के कारण अपवर्तन की घटना होती है। जिसका वेग ज्यादा होगा उसमें अपवर्तन कम होगा। अपवर्तन का मतलब मुड़ना। जिसका वेग ज्यादा वो कम उड़ेगा,
भाई अपवर्तन का मतलब ही क्या है? अपवर्तन का मतलब क्या है? मुड़ना। अगर मैं कहता हूं वेग ज्यादा तो कम मुड़ेगा। अरे कम मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा? कम मुड़ने का मतलब है अपवर्तन का गुण कम है या ज्यादा है? अपवर्तन का गुण क्या है? कम है। जो जितना कम मुड़ेगा उसमें अपवर्तन का गुण उतना ही कम होगा, जो जितना ज्यादा मुड़ेगा उसका अपवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। इस गुण को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो ध्यान रखना है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग की स्पीड सबसे कम होती है, हम आगे बढ़ेंगे। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, तो उसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन की परिभाषा हो चुकी है, हुई नहीं हुई थी? परिभाषा के बाद में कारण हो चुका है। अब इसके नियम देखते हैं एक बार, और नियम देखने बाद में बाकी अगली क्लास में। नियम कितने नियम है? 2 है। कितने? 2 है। इसका मतलब है जब मैं कहूं पहला नियम ये है तो आपको उसको ही पहला नियम समझना है। अपनी मर्जी से मत कर देना कि ऊपर वाले को पहला मानूंगा, पहले वाले को दूसरा मानूंगा, नहीं। पहला नियम तो पहला नियम ही है, और दूसरा नियम है वो दूसरा नियम ही जगह काम आएगा। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते सर ये पहला नियम है ये दूसरा नियम है, मैं मेरी मर्जी से इसको पहला मानूंगा इसको दूसरा नहीं। ऐसा करते ही आपकी गलत हो जाएगी बात। तो प्रथम नियम क्या है? इस प्रथम नियम का उपनाम भी याद रखना है आपको। इसका उपनाम होता है स्नेल का नियम। किसका नियम है? और इसको मोस्ट लगा देना, वेरी मोस्ट। टेस्ट में जरूर आएगा, ध्यान रखना। इसको दर्शाते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर इस तरह। देखो ये माध्यम नंबर कौन सा था? 1। ये माध्यम नंबर कौन सा था? 2। क्या वेग अलग अलग है दोनों का? बिल्कुल है। तो ये प्रकाश की किरण आई और इसमें इधर चले गई, लेकिन इस प्रकाश की रंग फिक्स है। सफेद रंग की है, श्वेत है, बैंगनी है, लाल है, नीली है, वो फिक्स है। वो क्या है? टकराने से पहले आपको बता दिया जाएगा ये बैंगनी रंग की किरण डाल रही है। इसका मतलब है रंग क्या है? निश्चित। मैं कह दूंगा एक माध्यम तो है हवा, दूसरा क्या है? पानी। तो माध्यम भी क्या है? फिक्स है। तो माध्यम भी क्या है? या निश्चित है। तो प्रकाश का रंग निश्चित, प्रकाश जहां से गुजर रहा है वो माध्यम भी निश्चित। अगर ये दोनों बातें निश्चित हो, प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जोड़ा है, एक माध्यम ये दूसरा माध्यम। तो क्योंकि 2 माध्यम में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? युग्म यानी जोड़ा। प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए, प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। कब? प्रकाश का रंग निश्चित हो, माध्यम निश्चित हो, तो क्या क्या स्थिर रहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा स्थिर रहता है, जिसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए, किसके लिए? प्रकाश का निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर, इन दोनों का मान हमेशा स्थिर रहता है, जिसे कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, क्योंकि स्थिर रहते हैं तो नाम क्या हो गया? किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह पहला नियम है जो बिल्कुल सरल है, क्योंकि यह परावर्तन में भी था। दूसरा चेंज है किस के लिए? प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण की जा साइन आई यानी थीटा और अपवर्तन कोण की जा साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, जिसे ही स्नेल का नियम कहते हैं।